आज की डेट में हर बोर्ड इंडियन टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहती है, जिसके लिए वह बीसीसीआई से रिक्वेस्ट भी करते हैं। आप हमारे साथ एक मैच खेल लीजिए। क्रिकेट की दुनिया में बीसीसीआई इतना ज्यादा पावरफुल है कि आईसीसी भी उसके सामने कुछ नहीं बोलता। बीसीसीआई पूरी दुनिया का सबसे अमीर और सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है। जरा इस ग्राफ को देखिए। पैसों के मामले में बीसीसीआई के आसपास भी कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं है, लेकिन आज से तकरीबन 30 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि इंडियन टीम के पास प्रैक्टिस करने वाले बॉल खरीदने तक के पैसे भी नहीं थे। और यहाँ तक कि जब 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया जीत कर आया था तो उसको सेलिब्रेट करने तक के पैसे नहीं थे। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इन बीते 30 सालों में ऐसा क्या हुआ कि बीसीसीआई सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन गई। इसके पीछे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन बीसीसीआई के इतने अमीर बनने का सबसे बड़ा रीजन है सिर्फ 2 टिकटें। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईसीसी क्या होता है और इसका काम क्या होता है, बीसीसीआई क्या होता है और यह इतना अमीर कैसे बना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईसीसी क्या है। अब देखिए, क्रिकेट को अंग्रेजों ने बनाया है और इसके नियम कानून सब उन्होंने लिखा है। अब देखिए, जब क्रिकेट बन गया, जगह जगह पर लोग इसको खेलने लगे तो रूल्स को लेकर बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी। अब इसी चीज को क्लियर करने के लिए अंग्रेजों ने साल 1909 में इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का निर्माण किया। शुरुआती दिनों में इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल था, लेकिन बाद में इसको बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया और इसका हेडक्वार्टर अरब अमीरात में मौजूद है। आईसीसी का काम बेसिकली रूल्स अच्छे से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, इस चीज को देखना होता है, ना कि नए रूल्स का निर्माण करना होता है। जब भी इंटरनेशनली दो देश आपस में मैच खेलते हैं तो आईसीसी का काम वहां पे अंपायर्स भेजना, रूल्स अच्छे से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं इस चीज को देखना और रैंकिंग को मैनेज करना होता है। इसके अलावा ना उसके रेवेन्यू या फिर उनके किसी भी चीज से इनका कोई मतलब नहीं होता है। आईसीसी को रेवेन्यू से मतलब तब होता है जब आईसीसी मैचेस को होस्ट करती है, जैसे आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप या फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। अब इन सारी टूर्नामेंट को होस्ट करने के बाद ओवरऑल जितना भी प्रॉफिट जनरेट होता है, आईसीसी इस प्रॉफिट को सारे बोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और इसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं कि बीसीसीआई क्या होता है। बीसीसीआई एक भारतीय क्रिकेट बोर्ड है जिसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इन इंडिया। इसको साल 1926 में या फिर 1928 में बनाया गया था। बीसीसीआई का काम घरेलू मैचेस जैसे आईपीएल, रणजी ट्रॉफी, डब्ल्यूपीएल ऐसे मैचेस को होस्ट करना होता है। सरल और आसान शब्द में कहे तो अगर टीम इंडिया एक गांव है तो बीसीसीआई वहां का प्रधान है जो हर चीज कंट्रोल करता है। और ऐसे ही पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ईसीबी मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। हर देश का अपना अपना एक क्रिकेट बोर्ड होता है। देखिए, साल 1926 में फाइनली आईसीसी ने बीसीसीआई को यह परमिशन दे दी वह इंटरनेशनल मैचेस खेल सकता है। अब अंग्रेजों ने क्रिकेट को इंटरनेशनली प्रमोट करने के लिए साल 1975 में वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। जब 1975 का वर्ल्ड कप फाइनेंशियली काफी अच्छा परफॉर्म करता है तो 4 साल बाद यानी 1979 में इंग्लैंड ने एक और बार वर्ल्ड कप को होस्ट करता है। अब देखिए, उस बीच जितना भी टूर्नामेंट मैच होते थे उन सारी चीज को इंग्लैंड ही होस्ट करता था। इंग्लैंड के अलावा क्रिकेट होस्ट करने की कोई और देश सोचता भी नहीं था और ना उसके पास उतने रिसोर्स थे। समय बीतता है और इंग्लैंड साल 1983 में एक और बार वर्ल्ड कप को होस्ट करता है और यह वह साल था जिस साल इंडियन टीम की किस्मत पूरी तरीके से बदलने वाली थी। बीते 2 वर्ल्ड कपों में इंडियन टीम की परफॉर्मेंस काफी खराब होती है और इस वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया से वही उम्मीद रखी जा रही थी, लेकिन टीम इंडिया साल 1983 में सबको एक सरप्राइज परफॉर्मेंस देती है। वह लगातार एक के बाद एक मैच जीत जाते हैं। 22 जून 1983 को इंडिया इंग्लैंड को उसी की सरजमीन पर हराकर फाइनल में जा खड़ा होता है। इस हार से ब्रिटिश को एक तगड़ा ठेस पहुंचता है और वह टीम इंडिया से नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन यह हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात थी। देखिए, 25 जून को फाइनल मैच होने वाला था और 23 जून को एनकेबी साल्वे जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे उस समय उनके पास एक कॉल आता है और वो कॉल था सिद्धार्थ शंकर रॉय जो कि उस टाइम पे इंडिया के बड़े पॉलिटिशियन थे। अब होता क्या है कि इंडिया पहली बार किसी टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंची थी और यह हर भारतीय के लिए एक बहुत खुशी वाला मोमेंट था। सिद्धार्थ शंकर उस टाइम इंग्लैंड में ही मौजूद थे और वो इंडिया को अपने आंखों से जीतते हुए देखना चाहते थे, लेकिन दिक्कत यह थी कि उनको टिकट्स नहीं मिल रही थी। इसीलिए उन्होंने साल्वे जी के पास फोन करते हुए कहा कि हमें टिकट्स चाहिए। अब टिकट की प्रॉब्लम
स्वयं को सुनकर साल्वे जी बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि हमारी टीम फाइनल में है और इतने बड़े लेवल पे है, तो हमें टिकट नहीं मिलेंगे तो किसे टिकट मिलेंगे। इतना कहते हुए वो इंग्लैंड बोर्ड के पास फोन लगाते हैं सिर्फ 2 टिकट के लिए। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि साल्वे जी को इंग्लैंड बोर्ड ने टिकट देने से मना कर दिया और काफी बेइज्जत भी किया। इसका रीजन था क्योंकि इंग्लैंड को सेमीफाइनल में इंडिया ने ही हराया था और इससे साल्वे जी का ईगो हर्ट हो जाता है और साल्वे जी ब्रिटिशों से बदला लेने की सोचते हैं और वो कहते हैं कि अगला वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा। लेकिन दिक्कत यह थी कि ना आपके पास इतना रिसोर्स है और ना आपके पास सफिशिएंट पैसे, और इस सिचुएशन में यह थॉट एक पागलपन वाली थॉट थी। लेकिन आखिर 25 जून आता है और इंडिया वेस्ट इंडीज के सामने फाइनल मैच में खड़ी हो जाती है और वेस्ट इंडीज वो टीम थी जो कि लगातार 2 वर्ल्ड कप फाइनल विनर रह चुकी थी और सबको यही लग रहा था कि वह इंडिया को बहुत आसानी से हरा देगी। लेकिन मैच शुरू होता है और इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 183 रन का स्कोर खड़ा कर देती है। वेस्ट इंडीज को बनाने थे 16 ओवर में 184 रन, जो कि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इंडिया की मैजिकल बॉलिंग की वजह से वेस्ट इंडीज के प्लेयर एक के बाद एक आउट होते जा रहे थे और इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 140 रन पर ही ऑल आउट कर दिया और इस वर्ल्ड कप को भी जीत लिया गया। जब 1983 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीत कर वापस अपने देश आती है तो उसको सेलिब्रेट करने तक के पैसे भी नहीं थे। उस टाइम पर लता मंगेशकर ने एक फ्री में कंसर्ट ऑर्गेनाइज की और उस कंसर्ट से टोटल 20 लाख रुपए इकट्ठे किए और उन्होंने 20 के 20 लाख रुपए बीसीसीआई को दे दिए, जिसके बाद बीसीसीआई ने प्लेयर्स की सैलरी दी, बाकी खर्चों को मेंटेन किया। एक ऐसा भी टाइम था बीसीसीआई के लिए जब चंदों के पैसों से खर्चे चलाते थे। वही आज की डेट में 25,000 करोड़ की वैल्यूएशन लिए घूम रहा है बीसीसीआई। अभी आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है कि ऐसी कौन सी घटना घटी जिसकी वजह से आज बीसीसीआई मल्टी-बिलियन डॉलर की एम्पायर खड़ा कर चुका है। देखिए, जब 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई तो अगले वर्ल्ड कप को इंडिया में कराने को लेके एनकेपी साल्वे जी बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिसके बाद से श्रीलंका पाकिस्तान जैसे बोर्ड से साल्वे जी बात करते हैं और उन्हें डिटेल में समझाते हैं कि हम कैसे ब्रिटिश देश से क्रिकेट को बाहर निकल सकते हैं और ये दोनों देश साल्वे जी को साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। और अगले आईसीसी मीटिंग में साल्वे जी रोटेशनल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगले हर 4 साल बाद एक नया देश क्रिकेट को होस्ट करेगा। इतना सुनने के बाद अंग्रेजी एकदम से चौंक जाते हैं और वह साल्वे जी पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। लेकिन यह रूल बहुत कमाल का था, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कई बोर्ड इसको एक्सेप्ट करने से एग्री हो जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड पहले तो इस रूल को एक्सेप्ट करने से बहुत मना कर देता है, बाद में प्रेशर या फिर मैच्योरिटी कह लीजिए, उसकी वजह से इसको मजबूरन इस रूल को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगले वर्ल्ड कप यानी 1987 की होस्टिंग इंडिया और पाकिस्तान को मिल जाती है। अब देखिए, जैसे तैसे करके होस्टिंग तो मिल जाती है, लेकिन होस्ट करने के लिए बीसीसीआई के पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि जब भी कोई बोर्ड मैच को होस्ट करता है तो बहुत सारे खर्च आ जाते हैं, जैसे कि टीमों का आने जाने का खर्च, उनके स्टे का खर्च और उनके खाने पीने का खर्च, और ग्राउंड पर भी कमेंटेटर्स और कैमरामैन, कैमरा, बहुत सारे खर्च होते हैं, जिसके लिए बीसीसीआई के पास इतने सारे पैसे भी नहीं थे। जब साल्वे जी जगह जगह से चंदा गोला करने लगते हैं, उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, वह भी कुछ सपोर्ट करते हैं और यह बात खत्म होती है जाकर अंबानी फैमिली पर। उस टाइम पे मुकेश अंबानी के पापा धीरूभाई अंबानी बीसीसीआई को 6 करोड़ रुपए देते हैं और साल्वे जी से कहते हैं कि कम पड़े तो और ले लीजिए, बस इस वर्ल्ड कप को रिलायंस कप 1987 कर दीजिए, यानी एज अ टाइटल स्पॉन्सर। और साल्वे जी इस बात को लेकर मान भी जाते हैं। अगर आज की डेट में भी आप गूगल करके देखेंगे कि रिलायंस कप 1987 दिखाएगा, जैसे तैसे करके वर्ल्ड कप तो खत्म हो जाता है, लेकिन बीसीसीआई ना अपना बजट रिकवर कर पाता है और ना ही इंडिया फाइनल जीत पाता है। इन सारी चीज के बावजूद भी साल्वे जी एक बहुत बड़ी जंग जीत जाते हैं और वह होता है इंग्लैंड की धरती से क्रिकेट को बाहर निकालने का, जिसके बारे में आज से पहले किसी और देश ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, उसको साल्वे जी ने कर दिखाया। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और साउथ अफ्रीका, जो कि 21 साल बाद क्रिकेट में वापसी करने वाला था, उसका पहला मैच इंडिया के साथ होने वाला था और इस मैच की हाइप भी खूब बनी हुई थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम पे 21 साल का बैन लगा हुआ था।
और यह बैन क्यों लगा था, हम इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, जब साल 1970 के टाइम पे साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने यह कहा था कि हमारी टीम में सिर्फ ब्रिटिश प्लेयर ही खेलेंगे, सिर्फ उसी टीम से खेलेंगे जिस टीम से केवल ब्रिटिश प्लेयर होंगे। इसी भेदभाव की वजह से आईसीसी ने साउथ अफ्रीका को परमानेंटली बैन कर दिया। लेकिन साल 1991 में नेल्सन मंडेला जी के सारी चीज कंट्रोल में ले लेते हैं, तो नेल्सन मंडेला जी इस बैन को हटा देते हैं। अब बैन हटने के बाद साउथ अफ्रीका का सबसे पहला मैच इंडिया से होता है। अब क्योंकि साउथ अफ्रीका 21 साल बाद क्रिकेट में वापसी कर रही थी, तो इसका हाइप भी खूब बना हुआ था और उस टाइम पर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे जगमोहन दालमिया। इस मैच के पहले साउथ अफ्रीका के क्रिकेट एडमिनिस्टर अली बगर जगमोहन दालमिया के पास कॉल करते हैं। अली बगर जगमोहन दालमिया से कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में बहुत लोग एक्साइटेड है इस मैच को देखने के लिए, आप ब्रॉडकास्टिंग राइट के कितने पैसे लोगे? तब जगमोहन दालमिया ने कहा, जी हम लेते नहीं, बल्कि 5 लाख रुपए पर मैच दूरदर्शन नाम के टीवी चैनल को हम देते हैं। तब अली बगर एकदम से चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, ब्रॉडकास्टिंग आपका है और आपको पैसे लेने चाहिए, ना कि उल्टा किसी को देना चाहिए। जिसके बाद से जगमोहन दालमिया इसके खिलाफ बाकायदा केस कर देते हैं और वह इस केस को जीत भी जाते हैं। तब से बीसीसीआई उसी मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट को साउथ अफ्रीका स्टेट चैनल को $2 लाख में बेच देती है। ब्रॉडकास्टिंग राइट से यह बीसीसीआई की पहली कमाई होती है। और इसी जब मनमोहन सिंह इंडिया का ग्लोबलाइजेशन कर देते हैं, तो फॉरेन कंपनियां इंडिया में आकर इन्वेस्ट करने लगती है, अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने लगती है। उनको अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट के लिए ज्यादा लोगों का अटेंशन चाहिए था और इंडिया में सैटेलाइट टेलीविजन के चलते क्रिकेट से ज्यादा कुछ भी नहीं देखा जा रहा था। कंपनी वालों को भी अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए एकमात्र जरिया नजर आया, वह था क्रिकेट। बीसीसीआई को इस ब्रॉडकास्टिंग राइट का पावर तब पता चलता है जब फिर से 2 साल बाद इंग्लैंड इंडिया के दौरे पर मैच खेलने आती है। उस टाइम पे ब्रॉडकास्टिंग राइट बीसीसीआई ने TWI नाम की टीवी चैनल को $6 लाख में बेचा। जो दूरदर्शन पहले बीसीसीआई को 5 लाख रुपए पर मैच लेता था, वही दूरदर्शन साल 1999 से 2004 तक के राइट्स के लिए 240 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देता है। और ऐसे ही मैचों को खेलते ही बीसीसीआई आराम से प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। साल 2007 में बीसीसीआई की वैल्यूएशन थी 650 करोड़। तभी 2008 में बीसीसीआई ने एक ऐसी ब्रह्मास्त्र लॉन्च करी जिसके चलते आज बीसीसीआई के आसपास भी कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं है, और वह था आईपीएल। क्रिकेट जगत में टोटल व्यूअरशिप का 18% व्यूअरशिप सिर्फ इंडिया से ही आती है। जब आईपीएल चल रहा होता है तो इंडियन फैंस किसी और मैच को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और इसी वजह से जब आईपीएल चल रहे होते हैं तो 2.5 महीनों तक कोई भी इंटरनेशनली बड़ा मैच नहीं खेले जाते। जब भी आईपीएल या फिर इंडिया की मैच होती है तो भर भर के लोग स्टेडियम में भी पहुंच जाते हैं और ऑनलाइन भी खूब देखते हैं। अब लोग इसको जब किसी भी मैच की व्यूअरशिप ज्यादा होती है तो स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टिंग, हर चीज के पैसे ज्यादा मिलते हैं, यानी ओवरऑल उस बोर्ड की कमाई ज्यादा होती है। अभी कुछ दिन पहले ही आईपीएल ऑक्शन हुआ जहां से 2 से 2.5 महीने के लिए 27 करोड़ रुपए तक सिर्फ एक प्लेयर को मिला। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ओवरऑल इस लीग से कितनी कमाई होती होगी। और आईपीएल के इन्हीं इनिशियल सक्सेस की वजह से आज बीसीसीआई पूरी दुनिया का सबसे अमीर और सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है। जब भी किसी बोर्ड की हालत पतली हो जाती है तो वह सोचता है कि इंडिया के साथ एक मैच खेल लेते हैं ताकि कुछ पैसे आ जाए, ताकि उसके फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाए। एक और चीज आपने नोटिस किया होगा कि बाहरी प्लेयर्स आईपीएल खेलते हुए दिखते हैं, लेकिन इंडियन प्लेयर्स बाहरी कोई भी लीग खेलते हुए नहीं दिखते हैं। इसका आंसर बड़ा सिंपल है, जब भी कोई इंडियन प्लेयर बाहरी लीग को खेलेगा तो उसकी भी व्यूअरशिप अचानक से बढ़ जाएगी और उसके भी पास पैसे ज्यादा आने लगेंगे और वो आगे चलते बीसीसीआई को कंप्लीट ना करने लगे। इसीलिए बीसीसीआई जब प्लेयर्स को साइन करता है तो एक एग्रीमेंट भी साइन करता है कि रिटायरमेंट से पहले वो कोई भी बाहरी लीग नहीं खेलेगा सिवाय आईपीएल के। बीसीसीआई का सबसे इनकम रिसोर्स है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, जिसके बारे में पहले इनको पता ही नहीं था। बीसीसीआई ने आईपीएल के 2003 से लेकर 2027 के राइट्स को 48,000 करोड़ में बेचा है, जिसमें तकरीबन 23,000 करोड़ टेलीविजन राइट्स है और 20,000 करोड़ डिजिटल राइट्स है। आप इमेजिन कीजिए कि आने वाला समय बीसीसीआई के लिए क्या होने वाला है। सिर्फ 2 टिकटें। ब्रिटिश आज भी अफसोस करते होंगे कि काश उस दिन हम 2 टिकट्स को अरेंज कर दिए होते, तो एक ऐसा संख्या आदमी जिसको 2 टिकट्स नहीं मिले तो पूरा का पूरा क्रिकेट ही छीन लिया। दिस इज द रियल मैन ऑफ द ईगो, एनकेपी साल्वे। आपको एनकेपी साल्वे जी के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। और जाते समय आपने अभी तक हमारे बेस्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो, क्योंकि जब भी हम इसी तरह के वीडियो बनाएंगे
जाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के